आगे बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। नए साल का आगाज हो चुका है। 2026 में हम सभी प्रवेश कर चुके हैं। जैसा हमारे लिए नया साल नई उम्मीदें और चुनौतियां लेकर आया, ठीक वैसे ही बीजेपी के सामने ममता के गढ़ यानी बंगाल में कमल खिलाने की चुनौती इस साल की सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं ममता बनर्जी को भी इस साल सबसे बड़ी सियासी अग्नि परीक्षा से गुजरना है। ममता बनर्जी 2011 से बंगाल की कुर्सी पर विराजमान है, इसीलिए बीजेपी उन्हें हल्के में लेने की भूल कतई नहीं करना चाहती। कुल मिलाकर इस साल बंगाल में निर्णायक सियासी जंग होने वाली है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु, केरल और असम में विधानसभा चुनाव इसी साल होंगे, लेकिन बंगाल का सियासी पारा सबसे ज्यादा चढ़ा है। कहा जा रहा है कि बंगाल के चुनाव 2029 लोकसभा चुनाव की दिशा और दशा भी तय कर सकते हैं। इसीलिए बीजेपी ने ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी अब तक बंगाल में सत्ता का ताला बीजेपी के लिए नहीं खोल पाई है, और यही वजह है कि 2026 में बीजेपी के लिए ये लड़ाई करो या मरो जैसी मानी जा रही है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता बचा लेती हैं तो उनका कद राज्य से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति में वे विपक्ष की संभावित प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर भी मजबूती से 2029 के लिए उभर सकती हैं। यही वजह है कि टीएमसी के नेता दिल्ली में आकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी को डायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के दिग्गज बंगाल जाकर ममता के खिलाफ दहाड़ रहे हैं। कल तक अमित शाह बंगाल में थे तो टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ उनकी पूरी टीम चुनाव आयोग के दफ्तर दिल्ली में एसआईआर पर उनसे भिड़ रही थी। अभिषेक बनर्जी के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनसे उंगली उठाकर बात की, उनको डराने की या दबाने की कोशिश की। थोड़ा बहुत जोर से बोलेगा तो सब दम जाएगा। हम लोग जब बात करना शुरू किए, पहली बात तो जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया। He started losing his temper. मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड, आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में बीजेपी की सरकारें बड़े बहुमत से बनी। 2024 के चुनाव में ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी और एनडीए की पूरी बहुमत के साथ सरकार बन गई, और अब बीजेपी ने बंगाल में बहुमत से सरकार बनाने का इस बार प्लान किया है, ऐलान किया है। अमित शाह ने बंगाल दौरे के दौरान दीदी पर भ्रष्टाचार, घुसपैठ, कटमनी, आर्थिक पिछड़ापन जैसे मुद्दे के आरोपों लगाकर जमकर सियासी बाउंसर फेंके। वहीं टीएमसी एसआईआर पर उंगली उठाती है। चुनाव आयोग के आदेश पर पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष संशोधन चल रहा है। ड्राफ्ट लिस्ट में लगभग 58 लाख नाम हटाए गए हैं। टीएमसी का आरोप है कि यह प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण है और बंगाल को निशाना जानबूझकर बनाया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी ने इस लिस्ट को सार्वजनिक करने की मांग भी की। कल जब अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग के साथ मीटिंग करने बाहर गए तो यह आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि देश में वोट चोरी ईवीएम से नहीं बल्कि वोटर लिस्ट में सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम के जरिए की जा रही है। टीएमसी ने कहा अगर फाइनल लिस्ट में गड़बड़ी रही इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और कानूनी लड़ाई उनकी पार्टी लड़ेगी। इस पर चुनाव आयोग ने टीएमसी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चुनावी अधिकारियों को धमकाने या डराने की कोशिश टीएमसी या उसके कार्यकर्ता करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानूनी कार्रवाई करने के बारे में ईसी सोचेगा। दिल्ली में टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच इस वॉकआउट के बाद बंगाल के बीजेपी नेता इस बार राज्य में कमल खिलने का दावा कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस को मालूम हो गया जो एसआईआर जब हो गया उनका जीतने का कोई आशा नहीं है, इसीलिए एसआईआर को उन्होंने तो रोक नहीं पाया। अभी जो हियरिंग है उसको रोकने के लिए हजारों प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आयोग को सामने जाके जैसा अभव्य व्यवहार उन्होंने किया, मैं समझता हूं जो तृणमूल कांग्रेस का विनाश इतना नजदीक आ गया इससे स्पष्ट होता है। तृणमूल कांग्रेस अभी गुंडागर्दी करके भी इसको रोकना चाहते हैं, और ये रोक देंगे तो चुनाव का समय भी बदल जाएगा, और इस बीच में तृणमूल कांग्रेस का सरकार का समय समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, और बंगाल का सारे लोग चाहते हैं राष्ट्रपति शासन में बंगाल में चुनाव हो। तृणमूल गुंडागर्दी करके उसी दिशा पे चल रहा है, वो अपना पैर पैर खुद कुराली मार रहा है। बीजेपी ने बिहार में अभी बड़ी जीत हासिल की है। बिहार से सटा हुआ बंगाल है। बंगाल में इस बार अपबीट क्यों दिखाई दे रही है बीजेपी, आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं ग्राफिक्स के जरिए, आप समझ जाएंगे आखिरकार क्या ये माजरा है।
2014 से शुरू कर रहे हैं। 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, लोकसभा में 2 सीट बीजेपी जीती थी 2014 में बंगाल में, और 17% वोट मिले थे, जबकि टीएमसी को 34 सीटें उस वक्त मिली थी और 39 करीब 40% वोट थे। अब आगे बढ़ते हैं, 2014 के बाद 2019 की करते हैं। 19 में बीजेपी की सीटें 2 से बढ़कर 18 हो गई और वोट परसेंटेज बढ़कर 41 हो गया। टीएमसी की सीटें घट गई, 22 पर आ गए और वोट परसेंटेज उनका बढ़ा हालांकि, लेकिन सीटें कम हो गई। अब 2019 के बाद 24 का चुनाव है, पिछला चुनाव लास्ट ईयर हुआ है, बीजेपी की सीटें कम हो गई, 12 सीटें हैं, पर वोट फीसदी जो है वो 30% रहा। टीएमसी ने चुनाव जीता, वहाँ पर 29 सीटें जीती, पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा सीटें बढ़ी और वोट परसेंटेज भी टीएमसी का बढ़ा। तो टीएमसी को लग रहा है कि बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन अब विधानसभा की बात कर लेते हैं, वो तो लोकसभा की बात थी। विधानसभा के 2016 के चुनाव में बीजेपी के पास 3 सीटें थीं, 10% के आसपास का वोट परसेंटेज था। टीएमसी के पास 211 सीटें थी और करीब 44% वोट था। 2016 के बाद 2021 में चुनाव हुए, इसके पहले वाले विधानसभा चुनाव बीजेपी की सीटें बढ़कर 77 हो गई, करीब 38% बीजेपी को वोट मिला। टीएमसी की सीटें 213 पे रहीं, उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ा, लेकिन सीटें ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। अब 26 का चुनाव होने वाला है और ये जो बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, बीजेपी को लग रहा है कि ये बिहार के चुनाव का असर बंगाल में होगा और जो वो घुसपैठिए का मामला उठा रही है, इससे बीजेपी टीएमसी को इस बार टक्कर दे देगी और यहां पर अपनी सरकार बना सकती है। आइए लौटते हैं आज की अगली खबर की ओर। ये कांग्रेस की खबर है। कांग्रेस में गजब चल रहा है भाई। नंबर बनाने के चक्कर में नेताजी क्या क्या बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी को खुश करने के लिए इस बार नाना पटोले सबसे आगे निकल गए। नाना पटोले महाराष्ट्र में कांग्रेस के सकोली सीट से विधायक हैं, बीच में बीजेपी में चले गए थे, लेकिन 2018 से कांग्रेस में हैं। इन्हीं नाना पटोले ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है और बीजेपी के हाथ में एक सजा सजाया मुद्दा दे दिया है। पटोले ने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी भगवान श्री राम का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने दबे कुचले पीड़ित वंचितों के लिए काम किया। हमारे नेता राहुल गांधी पूरे देश में यही काम कर रहे हैं। देश के लोगों को न्याय दिलाने की उनकी लड़ाई शुरू हो गई है। पटोले कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ाकर भले ही आलाकमान को खुश ना कर पा रहे हों, लेकिन बयानों से दिल जीतने की, नंबर बनाने की भरपूर कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से की। इससे पहले जब राहुल कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा पर निकले थे, भारत जोड़ो यात्रा, तब भी पटोले ने कहा था भगवान राम और राहुल गांधी दोनों के नाम आर से शुरू होते हैं। लेकिन इस बार तो पटोले जी बहुत आगे निकल गए। राहुल गांधी को आधुनिक दौर के भगवान तक उन्होंने करार दे दिया। सुनते हैं नाना पटोले का यह बयान। देखो, हमारे नेता राहुल जी भगवान श्री राम का ही काम कर रहे हैं। आपने भगवान श्री राम शोषित, पीड़ित, वंचित और लोगों के लिए काम करते थे। वही काम हमारे नेता राहुल जी पूरे देश में देश की जनता को न्याय देने के लिए उनकी लड़ाई शुरू है। जब रामलला को ताला लगा के बंद किया गया था, तो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उस रामलला के उसका दरवाजे का ताला खुद खुलवाया था और खुद पहली पूजा उन्होंने की थी। तो जब हमारे नेता राहुल जी अयोध्या जाएंगे तो दर्शन करेंगे, लेकिन आज जो काम खुद जो उनका है वो भगवान श्री राम जी का ही काम वो कर रहे हैं। राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से किए जाने पर राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ। बीजेपी पटोले के इस बयान से लाल पीले है। बात प्रभु राम की है तो बीजेपी की तरफ से प्रचंड प्रहार होना स्वाभाविक था। सुनिए शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी को जननायक बता रहे थे ये लोग बिहार चुनाव में। कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान किया, फिर सोनिया गांधी की वजह से क्रिसमस होता है ये रेवंत रेड्डी ने कहा, और अब सारी सीमाएं पार करते हुए राहुल गांधी की तुलना प्रभु श्री राम से। मतलब ये हिंदू आस्था पर चोट करना नहीं हुआ। किसी ऐसे इंसान की जो राम जी को काल्पनिक कहता हो, उसकी तुलना प्रभु श्री राम से की जा सकती है क्या? किसी की भी तुलना की जा सकती है क्या? ये वही लोग हैं जो कहते हैं राम जी काल्पनिक है, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, नाच गाना। ऐसे लोग जो हमेशा हिंदू आस्था पर चोट करते हैं, ये तो सबसे बड़ा हमला है, इंसल्ट है, और मुझे लगता है कि करोड़ों लोगों की आस्था आहत हुई है।